नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हम लोग टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट पेपर ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराया गया है उसका जो है आज दूसरा सेट है। दूसरे का भाग 1 हम लोग शुरू करेंगे। शुरू के 50 प्रश्न। और आपको बता दें, यह टेस्ट पेपर जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। आपकी एनसीईआरटी कितनी तैयार है इसमें जांचने को आपको जरूर मिलेगा। 3 भाग में, अर्थात आज पहला भाग है, पहले 50 प्रश्न रहेंगे। तो 3 भागों तक आपका एनसीईआरटी कितना मजबूत है ये देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस पूरे टेस्ट पेपर को सॉल्व करें और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। चलिए, आज का जो है पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं उसको मैच कराने के लिए पूछा गया है। तो बताइए, निहारिका परिकल्पना यह किसने दिया था? निहारिका परिकल्पना यह देखिए लाप्लास का था। किसका? लाप्लास का। उसके बाद है वायव्य राशि परिकल्पना, यह किसका है? तो यह कांट का है, यह कांट का। और उसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना जो है चैम्बरलिन तथा मोल्टेन के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद ज्वारीय परिकल्पना जीन्स एवं जेफरीज के द्वारा दिया गया था। तो जो सही आंसर बनेगा, कूट जो बन रहा है हम लोगों का, वो बन रहा है 3412 सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है यूपी पीसीएस में। के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? चलिए, पहला कथन है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्या ये सही है? हाँ। दूसरा है यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। तो यह भी फैक्ट जो है सही है। तीसरा है यह सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे। तो यह बात भी पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आरंभ में जो है इनका आयतन जो है यह अत्यधिक नहीं था, बल्कि क्या था? न्यून था, न्यून था। तथा इनका तापमान और एवं घनत्व जो है यह अनंत था, अनंत। तापमान और घनत्व यह शून्य नहीं था। तो सही जवाब हम लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी ही असत्य है। चलिए नेक्स्ट, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। भीतरी ग्रह जो है किसे कहा जाता है? भीतरी ग्रह देखिए, जो सूर्य है, सूर्य और उसके बाद जो है ये हुई जो हम लोगों की क्षुद्र ग्रहों की पेटी, क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में जो ग्रह आते हैं उन्हें ही भीतरी ग्रह कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल भी आता है। तो कौन कौन से ग्रह हुए? देखिए, बुध हुआ, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह जो है भीतरी ग्रह कहे जाते हैं। तो सही जवाब क्या हुआ? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के मध्य का जो ग्रह होता है। इसके बाहर के जो होते हैं वह उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की यहाँ सिर्फ बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि जो हम लोगों के सामने सीधा प्रकट हो, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग देख ना पाएँ लेकिन उसको अंदाजा कर पाएँ। तो देखिए, प्रत्यक्ष में ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जब नीचे से कुछ निकलेगा लावा तो उससे जो है भूगर्भ की जानकारी मिलेगी। अप्रत्यक्ष में आप देखेंगे उल्का पिंड से भी जानकारी ली जा सकती है। गुरुत्वीय बल जो हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उससे भी जानकारी ली जाती है, और चुंबकत्व से भी ली जाती है। तो ये तीनों तो किस में आएंगे? ये अप्रत्यक्ष में आएंगे, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष में सिर्फ ज्वालामुखी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? भूकंप का प्रभाव इसमें से कौन सा है? धरातली विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, उपरोक्त सभी। तो 3 के तीनों जो है भूकंप की वजह से ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? एक असत्य कथन बताना है, कौन सा इसमें से है? पहला है महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है। क्या ये सही है? महाद्वीप जो हैं, मान लीजिए ये महाद्वीप हैं कोई, और उसके बाद ये रहे सागर, यहाँ पे जो है भूपर्पटी और यहाँ की भूपर्पटी की मोटाई में अंतर होगा। देखिए, महाद्वीप का जो होगा वहाँ मोटाई ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कितना होती है? लगभग आप समझिए ये 30 किलोमीटर तक होते हैं, 30 किलोमीटर महाद्वीप में।
जबकि महासागरों में बात की जाए तो यहाँ लगभग सिर्फ 5 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ ये बात तो पूरी तरह से सही कही जा रही है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो है सेकंड कथन क्या कह रहा है, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। तो क्या ये सही है? हाँ, यह दोनों मिला के सही बात कह रहे हैं। हमें पूछा गया है असत्य कथन, असत्य तो इसमें से कोई नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 न ही 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? बताइए, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तिब्बत से तो बहती है, उसके बाद फिर बांग्लादेश से भी, और भारत में भी आके बहती है। कहाँ से नहीं इसका बहाव है? तो ये है भूटान। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, आइसोनेफ रेखा महत्वपूर्ण है। आइसोनेफ रेखा है, यह कौन सी रेखा है? देखिए, आइसोनेफ रेखा जो है वो मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही आइसोनेफ रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनिफ कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों के नाम समान हैं, आप जरूर जानिए। आइसोनिफ रेखा कहा जाता है। उसके बाद फिर है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे क्या कहते हैं? इसे जो है डेटम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटम रेखा। महत्वपूर्ण है, आ भी चुका है। उसके बाद से किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो इसे जो है आइसोनोमल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोनोमल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन बताना है हमें। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अर्थात राष्ट्रपति ही इसका हेड होगा, उसका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होगा और वही जो है सरकार का हेड भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो देश का, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह भी सही है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे पता है सब लोगों को अर्ध अध्यक्षात्मक में होगा। पहला ऑप्शन तो सब जानते ही हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। और तो सही जवाब क्या होगा? सत्य पूछा गया है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण बताना है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, हाँ यही है। उसके बाद भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ। देखिए दिमाग में तो आ रहा होगा हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट जो है अलग से नहीं बनाया गया है। इसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सर्वमान्य होता है। तो दोनों न्यायिक प्रणाली जो है वो प्रांतीय स्तर से न्यायालय नहीं है, यह भी बात जो है पूरी तरह से सही है। और एक दूसरे का कथन कारण भी एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात क्या हुआ? हम लोगों की कोर्ट स्वतंत्र रहे, उसके ऊपर किसी का अधिकार ना हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो हाँ, यह बात सही है, क्योंकि न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं कोलेजियम सिस्टम से, आपको पता होगा कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो भी न्यायपालिका के अधीन ही आता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होगा। हाँ, कार्यकाल जब निश्चित होगा तो उन्हें डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। उसके बाद न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है कि अगर आप अवमानना नहीं करेंगे तो आपको दंड दे दिया जाएगा। तो 3 के तीनों कथन जो है सही हैं। तीनों न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण उपाय हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? सार्वभौमिक मताधिकार, इसका अर्थ क्या हुआ? देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। समस्त नागरिकों को नहीं, गलत है, समस्त नागरिक नहीं देंगे। देश के समस्त वयस्क नागरिक, वयस्क अर्थात क्या हुआ? 18+ वाले को चुनाव देने का अधिकार है। तो हाँ, ये बात सही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। केवल महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये तो ऑप्शन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित होता है जिसे
कैसे मत मिलता है? कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होता है, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है, उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हो जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी माना जाता है इसमें। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, काफी महत्वपूर्ण नाम है ये, एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? तो बताइए एडम स्मिथ ने कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था? तो देखिए एडम स्मिथ के द्वारा उदारवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही लिबरल इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिबरल इकोनॉमी। और महत्वपूर्ण बात यहाँ इसमें यह है कि देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ आर्थिक गतिविधियों पर न राज्य का न्यूनतम नियंत्रण हो, राज्य जो हो उसका नियंत्रण एकदम न्यूनतम होता है। तो ये चलता कैसे है? तो ये देखिए ये हमेशा ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। न्यूनतम नियंत्रण होगा तो निजी क्षेत्र जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होंगे और निजी क्षेत्र के ऊपर ये चलता है। चलिए नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट छूट गया था, इसे ही जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इसी को उदारवादी अर्थव्यवस्था को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? देखिए इसमें पहला कथन है, इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि उनकी आवश्यकता के अनुसार ऐसा नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जिसके पास पैसे अधिक है, पैसे वाली अर्थव्यवस्था, पैसों के ऊपर भागने वाली अर्थव्यवस्था कि जहाँ पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास जितना जो है क्रय क्षमता होगी, क्रय क्षमता के हिसाब से चलती है। तो इसीलिए पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग होती है। हाँ, ये सीधा एक लाइन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यही डिफाइन कर रहा है कि बाजार में जिसकी मांग होगी वही वो बनाए जाएंगे। तो दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत हो गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, कथन कारण का प्रश्न देख। कथन है, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात भी सही है। अब ये बताइए कथन और कारण एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं या नहीं? देखिए दोनों कथन और कारण जो है दोनों तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुख्य जोतों के साथ साथ और भी था। वह यह था कि बिचौलियों को बीच से हटाना है और जितना मैक्सिमम भूमि हो यह भी एक निर्धारित कर दी गई कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम भूमि किसी के पास नहीं आवंटित होगी। चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला है, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होता है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। तो यह भी जो है पूरी तरह से सही है। तो इसका सही कथन जो होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2, 2 के दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है, सांकेतिक सिक्का महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको टोकन मनी कहा जाता है। टोकन मनी सांकेतिक सिक्का, वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक हो। इसको ऐसे आप समझिए, मान लीजिए ये सिक्का है, सिक्का को अगर पिघला के हम 5 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, 5 रुपये इस मेटल की वैल्यू है, मेटल की पिघला के हम उसको चाहे जैसे करें, और इस पर लिखा भी गया है 5 रुपये, क्या हुआ? ये बराबर हो गया। और मान लीजिए कोई सिक्का है और इसको पिघला के मुझे 1 रुपये मिल रहा है, 1 रुपये, और जो है इस पे अंकित जो मूल्य है वो 5 रुपये है। यह क्या हो गया? यह कम हो गया, यह कम हो गया। और उसके बाद मान लीजिए एक सिक्का है और इस पे जो है अंकित है 5 रुपये, और पिघलाने के बाद मुझे मिल रहा है 10 रुपये। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है? सांकेतिक सिक्का, अर्थात क्या हुआ? संकेत कर रहा है। संकेत का मतलब क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, लिखा उस पर ज़्यादा है, ये वाला सिक्का, लेकिन उसको अगर आप पिघलाओगे तो आपका नुकसान ही होगा। आपको मिलेंगे सिर्फ 1 रुपये पिघलाने पे, जबकि उस पर अंकित मूल्य ज़्यादा है। तो यही होता है
वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य जो है धात्विक मूल्य से अधिक होता है। और वह सिक्का जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है, यह क्या होगा? धात्विक मूल्य। धात्विक मूल्य जो है वह अधिक है, ये वाला हुआ, ये वाला सिक्का। ये सबसे खराब होता है क्योंकि इसे पिघला के गलत काम में यूज हो जाता है। वह जिसका अंकित मूल्य जो है धात्विक मूल्य के बराबर होता है, तो यह भी हमने देख लिया कि बराबर होगा। तब भी दोनों खतरा रहेगा कि मतलब ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, पैसा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके कॉइन रिलीज होगा। आज के ज़माने में देखिए यही वाला इस्तेमाल हो रहा है, अंकित मूल्य जो है धात्विक मूल्य से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? इकोलॉजिकली प्रेशर, इसकी यूनिट कौन सी है? इसकी यूनिट है बार। बार जो है इसकी यूनिट है। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें दी गई हैं। नाट, नाट जो है वह क्या है? यह समुद्र की गति का है, यह समुद्र में गति। और उसके बाद जो है जूल देखा जाए, जूल तो सबको ही पता होगा, कार्य और ऊर्जा की होती है, कार्य या इसे ऊर्जा भी कहते हैं। और ओम, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का है। किसका? विद्युत प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? मानव पूंजी निर्माण, तो बताइए कौन कौन से स्रोत जो मानव को पूंजी के रूप में निर्माण करते हैं? शिक्षा में निवेश, हाँ, अच्छे शिक्षित होंगे तो अच्छे मानव होंगे। कार्यस्थल प्रशिक्षण, यह भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में निवेश, हाँ, बीमार रहेंगे तो सरकार के ऊपर बर्डन होगा। प्रवसन, प्रवसन अगर सही सलामत होगा तो फिर स्वस्थ आगे की जनरेशन पैदा होगी, नहीं तो फिर पूरा, आपको पता है कि अगर प्रवसन में कोई समस्या आ गई तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। सूचना, हाँ, इन्फॉर्मेशन का अगर अभाव रहेगा तो वो किसी कार्य के नहीं होंगे, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव पूंजी पे अगर कुछ भी आपको देखने को मिले, अगर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज़ है, आप एकदम पूरा सब आंसर लगाइए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है। दूसरा है, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन जो है अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। क्या ये सही है? गलत है, एकदम आसानी से गलत है। और जिनको नहीं पता होगा कैसे गलत है, आप ये देखिए, प्रतिदिन कोई इतिहास लिखवाएगा क्या अपनी विजय गाथाओं पर? तो ऐसा नहीं होता ये, बल्कि हमें कैसे जानकारी मिलती है? क्योंकि उनके जो मंदिर हैं, मंदिरों पे जो लेख हैं, वो लेख लिखवाते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो जब एक कथन गलत हो गया, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, देखिए आर गलत कहीं एक ही जगह होगा, और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? बौरा, तो यह किसने कहा था? देखिए यह अल मसूदी ने कहा था। कौन? अल मसूदी। यह कहाँ का यात्री था? बगदाद का, बगदाद का यात्री था। और यह जो है 915-16 में आया था। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है? प्रतिहार राजा भोज ने अदिव राह की उपाधि धारण की थी। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। आपको बता दें इनके सिक्कों पर भी जो है आदिव राह की जो है अंकित किया गया था। उसके बाद फिर जो है राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। अमोघ वर्ष ने जो है एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर नहीं बनवाया था, बल्कि कौन बनवाए थे? राजा कृष्ण प्रथम ने, राजा कृष्ण प्रथम ने। तो ये तो गलत हो गया, सही पूछा जा रहा है हम लोगों से, सही कथन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज, महत्वपूर्ण है पुस्तिका, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपी? देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें, 1927 में आया था, अंबेडकर जी की जो है पत्रिका है। किस भाषा में आई थी? मराठी में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? एक युग्म जो है सही सुमेलित है, तो बताइए कौन सा है? मुल्ला दाऊद चंदायन, चंदायन की रचना है जी, हाँ, ये बिल्कुल सही है।
उसके बाद अमीर खुसरो आशिका, यह भी सही है, आ चुका है प्रश्न। सोमनाथ का राग विबोध, यह भी आ चुका है। आप देखेंगे यूपीपी से 2022 का प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न अभी भी लगातार बन रहे हैं। 3-4 सालों से लगातार चल रहा है कि मध्यकालीन कवि या फिर एंशियंट कालीन कुछ कवि, उनकी जो पुस्तकें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, आप उन्हें जरूर से जरूर याद कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय है। जवाबित, देखिए जवाबित का अर्थ होता है ना, शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए जो कुछ नियम होते हैं उसे जो है जवाबित कहा जाता था। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ, किससे युद्ध अंत हुआ, कौन सी संधि हुई थी? तो सालाबाई की संधि के द्वारा अंत हुआ, जो 1782 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, संस्था और संबंधित व्यक्ति दिया गया है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, उन्हें बताना है हमको। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या सही है? हाँ ये सही है और काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। जितनी संस्थाएं हैं उसको आप देखेंगे चैनल पे जो है बताया गया है छोटे से वीडियो में, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें से एक प्रश्न तो हमेशा बनता है। पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस रनाडे, क्या ये सही है? हाँ यह भी सही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, क्या ये सही है? नहीं ये गलत है। सुब्रमण्यम अय्यर जी की पुस्तक मतलब ये संस्था नहीं थी, यह संस्था बल्कि किसकी थी? यह संस्था थी नौरोजी जी की, दादा भाई नौरोजी। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी है, यही मैच नहीं है। आगे देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता की थी। चलिए नेक्स्ट, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये महत्वपूर्ण संज्ञा जो है किसे दी गई थी? यह दी गई थी छत्रपति शिवाजी को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित हैं? देखिए, एक होता है प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष, अर्थात क्या हुआ? पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। प्रतिकर्ष का मतलब क्या हुआ? पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ढकेल के जाना, मतलब जाने की इच्छा नहीं है फिर भी मजबूरी है, हमें जाना है, नहीं जाएंगे तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर में ये है कि हमें वहाँ की चकाचौंध देख के या तो वहाँ की स्थिति देख के, वहाँ के रहन सहन देख के मुझे लालच हो रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, या तो मुझे अच्छा प्रमोशन मिला है इसलिए मैं जाऊँ। ये चीज़ें पुल फैक्टर में आती है। पुश फैक्टर में क्या है? पुश फैक्टर में ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब इच्छा के विरुद्ध हो रही हैं, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है पुश फैक्टर कौन कौन से हैं? तो जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, तो हाँ ये होगा। प्राकृतिक विपदाएं आएंगी तो वहाँ से सबको भागना ही पड़ेगा, वो भी है। बेरोजगारी, तो बताए ना, गांव में बैठे हैं, रोजगार नहीं है, उनको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो इससे क्या होगा? ये पुश फैक्टर है। उसके बाद शांति एवं स्थायित्व, क्या ये पुश फैक्टर है? नहीं, ये पुल फैक्टर में आएगा, क्योंकि आप शांति और सुकून के लिए जा रहे हैं, सुविधा अपनी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सुविधा तो आपके पास है बहुत सी ऑलरेडी चीज़ें, लेकिन एक्स्ट्रा लेने जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पुल फैक्टर में। बाकी 3 के 3 जो है वो पुश फैक्टर में आएंगे, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, शहर है और झील है, बताइए इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है, यही पूछा जा रहा है। टोरंटो ओंटारियो, यह मैच है? हाँ यह पूरी तरह से मैच है। शिकागो मिशिगन, यह भी मैच है। और डुलुथ सुपीरियर, यह भी मैच है। उसके बाद फिर डिट्रायट जो है वो ह्यूरोन झील के किनारे है, तो नहीं ये गलत है, बल्कि कौन सी झील है? ईरी झील है। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यही मैच नहीं था। चलिए नेक्स्ट, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर, तो बताइए किस लिए प्रयोग होता है? देखिए, ओपिसोमीटर जो है वो दूरी मापन में है। दूरी मापन में, अब आप सोचेंगे दूरी मापन कहाँ था, अभी तक हमें नहीं मिला, तो ये मानचित्र, जो मानचित्र में टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की जो है दूरी, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की जो है दूरी ज्ञात करने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो देखिए उस पे जो है चिता, कजान, मास्को, 3 के तीनों अवस्थित हैं, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, क्या ये बात सही है? हाँ यह पूरी तरीके से सही है।
परिवहन की उतनी ही मांग होगी जितनी जनसंख्या होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा परिवहन की मांग होगी। उसके बाद फिर है जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। यह बात भी सही है, दोनों एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? तो बताइए यह कौन सा मार्ग है? देखिए, यह मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यहाँ से देखिए विश्व का पूरा ना 1/4 1/4 व्यापार जो है यहीं से होता है, और यही जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे व्यस्ततम मार्ग भी है। चलिए, नेक्स्ट है मैक्सिको के खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, और यह इसकी लंबाई जो है वह 1840 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी है। यह सब प्रश्न देखिए सब एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से ही सभी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। देखिए, इस प्रश्न में पहला महत्वपूर्ण फैक्ट, क्षारीय भूमि, इसमें अधिक मात्रा किसकी है? सोडियम की। सोडियम अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट इसे ही क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। अच्छा, जिप्सम का जो है सूत्र क्या है कैल्शियम सल्फेट का? तो CaSO4 2H2O, यही है क्या? कैल्शियम सल्फेट। इसी की आवश्यकता पड़ती है क्षारीय भूमि को सुधार के लिए। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, अर्थात गाट, GATT। देखे होंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न में है। तो कौन है? WTO करता है, विश्व जो है व्यापार संगठन। चलिए, नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। प्लासी का युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। हाँ, इसी के कारण जो है माना भी जाता है इसे। अच्छा, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो वो 23 जून 1757 को हुआ था। तो दोनों जो है एक दूसरे को कथन कारण एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। असत्य कथन कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, पहला है इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। हाँ, यह बात सही है। नेक्स्ट है यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। यह भी सही है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसको होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। क्या सही है? हाँ, यह भी सही है। देखिए, इसका जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था, बल्कि इसकी गद्दी पे किसे बैठाया था? अडेयार वंश जो है, अडेयार वंश को बैठाया था। अडेयार वंश के जो लोग थे उन्हें हटाया कौन था? तो टीपू सुल्तान के पिताजी ने उन्हें अपदस्थ कर दिया था। ये योग्य लोग नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया था। अंग्रेजों का तो यही रूल ही था कि अटैक करो, उसके बाद किसी दूसरे को बैठा दो जो उसका हकदार बनता है और मेरा चमचा बनने के लिए राजी हो। यही काम वो करते थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला है सिंध का विलय 1843 में। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है। पंजाब का विलय 1849 में। यह भी सही है। नागपुर का विलय 1853 में। यह भी सही है। अवध का विलय 1848 में। यह गलत है। अवध का विलय जो है 1848 में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? 1856 में हुआ था। अवध को दुधारू गाय भी कहा जाता था, इतना धन इसके पास था। चलिए, नेक्स्ट है संस्था और स्थापना वर्ष। मैच कराइए। देखिए, पहला है आर्य समाज। आर्य समाज कब? 1875 में। पहला मैच है, सही है। दूसरा है वेद समाज 1864 में। यह भी सही है। और प्रार्थना समाज 1867 में। यह भी सही है। और देव समाज जो है ये 1887 में। यह भी सही है। तो चार के चारों जो है वो मैच हैं। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके कौन कौन के किसके संस्थापक कौन कौन थे? आइए उन्हें भी देख लेते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती थे। सरस्वती, इतने में आप लोग समझ जाइए। उसके बाद फिर
दूसरा वेद समाज, इसके कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। केशव, मैं केशव लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिए। उसके बाद फिर प्रार्थना समाज जो है 1867, इसके कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण। और उसके बाद देव समाज जो है ये आत्माराम जो पांडुरंग थे उनके द्वारा संस्थापित किया गया था। चार के चारों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? देखिए, महाभारत का जो है तेलुगु अनुवाद, फारसी अनुवाद, ये सब के सब महत्वपूर्ण हैं, कई बार आ चुके हैं प्रश्न। तो इसमें कौन नहीं था, तो यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये कंबन नहीं थे, विख्यात कंबन नहीं थे। बाकी नन्यन और टिक्कन और एररन, ये तीन के तीनों लोग थे। चलिए नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी? चलिए अब डेट देखते हैं सबका। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अमृतसर अधिवेशन, यह कब हुआ था? तो यह जो है दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1919 में। और उसके बाद रालेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह भी देखिए कब हुआ था, मार्च 1919 में, मार्च 19 में। और जो है जलियांवाला बाग नरसंहार, इसका तो डेट एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 13 अप्रैल जो है कब हुआ था? 1919 में। तो कौन हो रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो रालेट एक्ट जो है यह पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट, गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। 5 मार्च को तो हुआ था, 32 में कि 31 में? तो 31 में हुआ था। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा, इसी को जो है दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? ग्राम सभा स्थानीय निकायों की आम सभा होती है, क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात भी जो है पूरी तरीके से सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य जो है भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। देखिए, पहला है मतदाता सूची का निर्माण तथा उसका रखरखाव, हाँ ये सही है, ये किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग ही करता है, महत्वपूर्ण है। परिसीमन के लिए जम्मू कश्मीर में बातचीत चल रही है, आप जरूर ध्यान रखिए, परिसीमन के बारे में पूरी डिटेल आप जरूर पढ़ते रहिए। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्या ये बात सही है? यही गलत है, यह जो है चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। आचार संहिता का निर्माण करना, यह भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? देखिए, अगर संसद की बात है, संसद का चुनाव होने वाला है तो राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति। और अगर वहीं राज्य की बात है, राज्य विधानसभा की, तो यहाँ राज्यपाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम से कम कितनी हो सकती, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकती। महत्वपूर्ण है, राज्य विधान परिषद की बात की जा रही है, राज्य विधान सभा की बात नहीं की जा रही है। तो कितने होंगे? मिनिमम जो है 40 का स्लैब बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सी योग्यता चाहिए? तो वो चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, महान्यायवादी आर्टिकल बताइए। 76 में। चलिए नेक्स्ट, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कवक अर्थात फंगी के बारे में बताइए, कौन से कथन जो है सत्य हैं? कवक अपना भोजन मृत, देखिए पहला शब्द है मृत, और अपघटित जैव पदार्थ जो होते हैं उनसे प्राप्त करता है, क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, अगर ये क्लोरोफिल होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते। कौन सी बात की जा रही? गलत है, तो पहला सही।
तो इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है हम लोगों की समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। और जो है पिछले टेस्ट पेपर जो पहला सेट कंप्लीट हुआ है उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यह भी जब कंप्लीट हो जाएगा, 150 प्रश्न पूरे कंप्लीट होंगे, तब इसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।